पहला हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सप्लानेटरी रिसर्च। ठीक है। एक्सप्लोर करना, किसी चीज के बारे में उसकी वजाहत करना, उसको खंगालना, जिसे यानी एक्सप्लोर से मुराद होता है कि किसी चीज के बारे में गहराई में जाते जाना जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई डेस्टिनेशन फाइनल नहीं होती एक्सप्लोर के अंदर, जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लानेटरी से मुराद है कि ऑलरेडी डिटरमिन्ड थिंग जो है उसी को एक्सप्लेन करना, उसी को समझ के उसी को आसान करना, उसी के मुतालिक बात करना, उसी को मीनिंगफुल बनाना, ये एक्सप्लानेटरी होता है। अब ये दोनों रिसर्चेस जो हैं, ये क्या है, ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी, ठीक है ना, इसके अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मतलब है कि कोई ऑलरेडी दी हुई चीज के ऊपर हम नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि हम जो है वो, हमें उससे जो जो मीनिंग मिल रहे हैं, हम वो सारे मीनिंग उससे ले रहे हैं। जो जो हमें नई चीजें मिल रही हैं हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम नॉलेज सीकर हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, ये क्वालिटेटिव इन मेथड है। ठीक है। और इसके अलावा ये वो होती है कि जिसके मुतल्लिक माजी के अंदर बात ना की गई हो, यानी जिसके अंदर अभी गुंजाइश बाकी हो के। और इसके अंदर ना जो प्लानेटरी है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वहाँ बनी हुई हाइपोथेसिस के ऊपर हम काम करते हैं फर्दर, के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो रिसर्च है इसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता। अभी हम प्रॉब्लम को ही यानी कि एक्सप्लोर करके हम प्रॉब्लम को ही फाइनल करना चाह रहे होते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। और चूंकि इतनी वास्ट होती है, ये एम्बिगुअस और अनस्ट्रक्चर होती है कि आगे चलते चले, यानी कि ना तो एक डेस्टिनेशन है इसकी फाइनल, ना कोई क्लियर कट गोल है हमारे पास, ना कोई बिल्कुल स्ट्रक्चर है कि यहाँ से यहाँ तक ये करना है। बल्कि ये ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हम बस पढ़ी जा रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू करी जा रहे हैं, किस चीज़ को एक्सप्लोर करी जा रहे हैं। और एक्सप्लोर करके हम उसमें से जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उसको लिखते जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें ठीक है उसको करते जा रहे हैं। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग से मुराद ये है कि देखिए, आप कोई रिसर्च के अंदर टॉपिक पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उसके ऊपर देखते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए, नहीं एक किस्म का जैसे रिसर्च कर रहे होते हैं ना, यहाँ आप टॉपिक की चॉइस कर रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए सूटेबल होगा, किसके ऊपर मैं जो है वो अपनी जो मेथडोलॉजी, जो स्टडी उसको सही तरह अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सी स्टडी मेरे लिए फिजिबल है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। पायलट स्टडी के हम उसको छोटे लेवल, जो 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 हमें चीज मिल रही होती है छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू। दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव है, अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि यहाँ पे जो कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, थोड़े टाइम बाद उसको चेंज कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई इसके अंदर फिक्स चीजें नहीं है। नो फाइंडिंग नो कंक्लूजन, कोई इसके अंदर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है, नो कोई फाइंडिंग नहीं है, बस हम चलते चले जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। नो, इसकी पहला स्टेप है, उसके अंदर कोई रूल नहीं होता, बस हम उस स्टडी की को आगे से आगे एक्सप्लोर करी जा रहे थे। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट, हमें चूंकि बहुत सी बातों को नहीं पता होता, इसीलिए तो हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हेल्प इन रिसर्च डिजाइन डेटा कलेक्शन मेथड, हमें ये पता चलता है कि इस तरह की स्टडी हो तो डाटा कलेक्शन मेथड ये होगा, रिसर्च डिजाइन ऐसा होगा तो ऐसे होगा। तो ये मतलब इसके अंदर जाते हैं लिटरेचर रिव्यू करना, किस चीज़ के बारे में केस स्टडी करना, गहराई के अंदर जाना, पायलट स्टडी करना, ये सारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आती है। दूसरा हमारे पास है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव इन नंबर, क्या है, क्वांटिटेटिव इन नंबर है। और इज अ रिसर्च मेथड यूज टू इन्वेस्टिगेट हाउ और व्हाई समथिंग अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल पर्टेनिंग टू टॉपिक। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन, थोड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल किसी टॉपिक के हवाले से, और उस वक्त जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ये इट कैन हेल्प टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक के मुतालिक। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर, टॉपिक हमें प्रॉब्लम का पता है, उस प्रॉब्लम के मुतालिक अब हमने थोड़ा सा गहराई में उस प्रॉब्लम के मुतालिक अपनी डेटा इकट्ठा करना है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा,
क्यों करना है इसको, इस तरह की बातें जो हम जब करते हैं वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर करते हैं। हम इसके अंदर काज एंड इफेक्ट क्या क्या किस चीज़ का असर हुआ और उसके क्या हमारे पास जो है यानी क्या वजह क्या थी और क्या उसके असरात हुए, इसके अंदर जो हाइपोथेसिस हमारी होती है उसको हम टेस्ट करते हैं, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, चीज़ों का रिलेशनशिप देखते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो जो चीज़ें आती हैं कि इसके अंदर का जो कंपैरेटिव रिसर्च यानी ये वो वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर होता है जबकि वहां पे प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम को रिफाइन करना प्रॉब्लम को मतलब उसको प्रॉब्लम को ठीक तरह से बहुत से हमारे पास प्रॉब्लम है किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर पहुंचना, वो वाला हमारा एक्सप्लोरेटरी है। जबकि एक्सप्लानेटरी में हमारे पास प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम के ऊपर फर्दर क्या काम करना है वो हम कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी मेथड जो है लिटरेचर रिव्यू है, डेप्थ स्टडी, फोकस ग्रुप वगैरह आप करते हैं। जी, आपको एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी का बेसिक मतलब समझ आ गया है, बेसिक मीनिंग इनका क्या है। जी सर। उसके बाद हमारे पास आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे की कुछ बातें हमने जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके अंदर कर ली थी। सर्वे रिसर्च जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है। और सर्वे से मुराद ये है कि जहाँ हम पब्लिक की ओपिनियन ले रहे होते हैं, जहाँ हम लोगों से उनकी राय जान रहे होते हैं, इधर के वो हमारे पास क्वेश्चनेयर की सूरत के अंदर होता है। वो क्वेश्चनेयर हमारे पास क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। ये हमारे पास किसी इंटरव्यू की सूरत के अंदर हो सकता है। ठीक है, हम लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जब भी हमें लोगों से डाटा लेना होगा मुख्तलिफ लोगों, तो इस सर्वे के अंदर हम इस चीज को शामिल करेंगे। ये अपोजिट है एक्सपेरिमेंटल के। यहाँ एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम एक मुकैयद एक चंद लोगों के ऊपर अपनी स्टडी अप्लाई कर रहे होते हैं और उनके ऊपर से उनके से रिजल्ट्स के आगे देख रहे होते हैं। जबकि सर्वे हम एक वास्ट पब्लिक से जो है वो डाटा ले रहे होते हैं। It is a method that include a detailed description of the subject topic. Detailed description यानी इसके अंदर हम क्या collection of information from individual through question, हम किसी इंडिविजुअल से क्वेश्चन के जरिए जो डाटा लेते हैं, फिर उस डाटे को कलेक्ट डाटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस दी हुई थी उस डाटे के द्वारा उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। सर्वे रिसर्च कैन बी यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्रुप। सर्वे रिसर्च क्यों किया जाता है, इसमें हम सम टाइम लोगों के बिलीफ दे रखे होते हैं कि लोग इस बारे में क्या ईमान रखते हैं, क्या यकीन रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका रवैया इस हवाले से कैसा है, और लोगों की जो है वो किसी गांव टू गांव या किसी इलाके टू इलाके लोगों की क्या जो है वो सोच होती है किस चीज के हवाले से। द पर्सन कलेक्ट डाटा बाय कंटेक्ट थ्रू। अच्छा, हम ये डाटा लेते हैं किस तरह ले रहे होते हैं, हम लोगों से फेस टू फेस भी डाटा ले रहे होते हैं, हम लोगों से ईमेल के जरिए भी डाटा ले रहे होते हैं, उनको जो है वो फोन कॉल के जरिए भी ले रहे होते हैं, इंटरव्यू का टाइम भी लेते हैं, हम उनके साथ मीटिंग भी करते हैं। तो लोगों से डाटा लेते हैं, मुख्तलिफ जराए हो सकते हैं कि हम चाहे फोन कॉल कर लें, चाहे उनसे ईमेल कर दें, चाहे मैसेज कर दें, चाहे किसी से टाइम लेके इंटरव्यू उसका कर लें, कोई मीटिंग रख ले उसके साथ। सर्वे आर इधर सिंपल सर्वे और पॉपुलेशन, दो सर्वे दो तरह के होते हैं, सिंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सर्वे और सिंपल सर्वे से क्या मुराद है, पॉपुलेशन के अंदर तो हम मोस्टली जब तमाम होल पॉपुलेशन से डाटा ले रहे होते हैं ना तो उसे हम सेंसस स्टडी बोलते हैं। यानी अब मिसाल तो कोई ऐसी स्टडी है जिसके पास जिन लोगों से डाटा लेना है मैंने वो बहुत थोड़े हैं। यानी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो मेरे जंग के अंदर हैं उनसे मुझे डाटा लेना है। अब अगर मेरे इस जंग में साइकोलॉजिस्ट पाँच छः ही हों, ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, पाँच छः साइकोलॉजिस्ट हैं तो मुझे सभी से डाटा लेना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो अपनी स्टडी है इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको जनरलाइज करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक जगह से मैंने डाटा लिया है, डिस्ट्रिक्ट जंग से डाटा लिया है, अब मैं उसको डिस्ट्रिक्ट लाहौर में उस रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकता हूँ कि लोग जैसे सोचते हैं। लेकिन ये हमें देखना होगा कि डेमोग्राफिकली कुछ ज़्यादा फर्क ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो स्टडी है ना सर्वे, ये दो तरह के होते हैं, एक होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होती है कि जब हम किसी शख्स से डाटा एक टाइम में लेते हैं, मिसाल तौर पे मैंने टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जानना था तो मैंने एक ही टाइम के अंदर उनसे किसी से जाके जो है वो पूछे सवाल जवाब लिए। अब ये जो है ये वन टाइम एक एक स्टडी करना ये होता है क्रॉस सेक्शनल। आसानी से होता है, एक दफा डाटा लिया जान छूटी।
अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है कि जो सर्वे हम ना बड़े सालों पर हम ना लोगों की एटीट्यूड या रवैये, बदलते हुए रवैये देखना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज के अंदर एक जो है वो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया एक सेशन ने, मैं उनका स्टार्ट के अंदर उनका टेस्ट लेता हूँ या उनका इंटरव्यू लेता हूँ। फिर दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में, चौथे में देखता हूँ कि हर सेमेस्टर में उनकी राय बदली है, उनके मिजाज बदले हैं, उनका एटीट्यूड बिलीफ बदला है कि अभी तक वही है जिस तरह के वो जिन इलाकों से जिस तरह से आए थे, उनकी पर्सनैलिटी वही है कि बेहतर हुई है। अब ये जो हम गाहे बगाहे किसी चीज के बारे में करते रहे जो बार बार चलती रहे, आगे तक जाती रहे, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। यानी हम एक टाइम से ज्यादा या इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा उस शख्स से डाटा लेते हैं, तो ये वाला लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होता है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, इसके हमारे पास चार जो है वो मेथड हैं, चार तरीकों, चार जगहों पे हम जो है वो सर्वे करते हैं। ट्रेंड सर्वे, ट्रेंड से मेरा ट्रेंडिंग है कि आजकल क्या चल रहा है, तो हम जो लोगों के मौजूदा बिलीफ हैं उनके मुतालिक जो है वो देखना कि आजकल लोग कैसे सोच रहे हैं। यानी ईरान पाकिस्तान जंग से पहले लोगों की ईरान के मुतालिक क्या राय थी, ईरान इसराइल जंग, और ईरान इसराइल जंग जब लगी हुई है, इस दौरान अब लोगों की राय ले रहे हैं कि इधर के अब वो उनकी संपैथी जो ईरान के एंटी थे क्या बदली है कि अभी तक वही है, क्या मतलब कि हम या इसराइल के मतलब लोगों की क्या राय है, पहले क्या थी अब क्या है। अब ये जो चीजें टाइम टू टाइम चल रही होती हैं जिनके अंदर हम दूसरे प्रभाव पड़ता है किसी शख्स से, तो वो हमारे पास लैंगिट्यूडनल, और फिर ये ट्रेंड के अंदर आएगा कि हम लोगों की मौजूदा उनके देख रहे हैं कि आजकल कैसे सोचते हैं। The researcher is able to analyze changes in the attitude, belief, behavior within that particular population over time, population different। अब देखिए इसके अंदर वही देख रहे होते हैं कि पॉपुलेशन अब क्या सोच रही है। A researcher want to study trends in female student attitude towards gender equality। लड़कियां क्या सोचती हैं जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब मैंने इस तरह का डाटा एक दफा लिया स्टूडेंट से, मैंने एक साल बाद फिर लिया कि क्या वो समझ रहे हैं कि उनको राइट्स मिल रहे हैं, कि अभी तक वो स्टिल वो इसी चीज में फंसे हुए हैं कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो मजलूम है। रिसर्चर वांट टू नो द पीपल ओपिनियन आफ्टर चेंजिंग गवर्नमेंट। अब देखिए इसी तरह आप ये देख लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर लोगों की क्या राय थी उसके मुतालिक, उसके जाने के बाद लोगों की क्या राय है। आज जो है वो उसके 2022 से लेके अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल हो रहे हैं, अब उसकी क्या राय है, लोगों की क्या राय है। तो ये वाली जो गाहे बगाहे हम लोगों की राय ले रहे हैं और लोगों के बिलीफ, लोगों के जो एटीट्यूड किसी हवाले से, उनके बिहेवियर, उनकी थिंकिंग स्टाइल, उनका की ओपिनियन, गाहे बगाहे जो लोगों की चेक करेंगे, वो हमारा इसके अंदर ट्रेंड सर्वे के अंदर आ जाएगा। फिर आ गया कोहर्ट सर्वे। कोहर्ट सर्वे क्या होता है कि जब हमारे पास यानी कि इन वन पॉपुलेशन है बट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम है। एक पॉपुलेशन है, चंद लोग हैं मेरे पास, और लेकिन उनसे मैं मुख्तलिफ टाइम के अंदर डाटा लेता हूँ, और ये जो डाटा मैं उनसे लेता हूँ ये वाला जो मेरे रैंडम डाटा होगा। मैं इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखें कि अगर मेरे पास 1400 स्टूडेंट ने मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, और उन 1400 स्टूडेंट में से मैंने वहां पे रैंडमली 300 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया अपने क्वेश्चनियर के लिए रैंडमली। अब मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, 1400 में से कोई से 300 बच्चों से मैंने डाटा ले। अगले साल जो है वो मैं दोबारा उन 1400 के पास जाता हूँ, और वहां से मैं फिर 300 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी पिछले साल मैंने 300 लोगों से डाटा लिया, अब एक साल गुजरने के बाद फिर मैं जाता हूँ और उन 1400 में से फिर दोबारा 300 रैंडमली लोग सिलेक्ट करता हूँ और उनका डाटा लेता हूँ कि देखता हूँ कि वो कैसी उनकी राय बदली है कि नहीं बदली। इसमें जरूर है कि कुछ लोग ओवरलैप हो रहे होंगे, मतलब ये कि हो सकता है कि उन जो 1400 में से 300 लोग मैंने सिलेक्ट किए हैं, हो सकता है कि वो पिछले साल भी उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया हो और इस साल दोबारा आ गए हो। हालांकि मैंने तो रैंडमली सिलेक्ट किया है, मैंने तो कोई चूज नहीं किया कि फलां बंद, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, तो ये हमारा कोहर्ट सर्वे होगा। जबकि हमारे पास जो पैनल सर्वे है, पैनल सर्वे के अंदर क्या है कि मैंने पहले साल उन बच्चों से जो है 1400 बच्चों में से मैंने उनमें से 300 रैंडमली लोग सिलेक्ट किए। अब अगले साल जब मैं डाटा लूंगा तो उन्हीं 300 से लूंगा जिनसे मैंने पिछले साल लिया था। यानी मैं अभी जो काम कर रहा हूँ इस पैनल के अंदर, वो पहले साल मैंने रैंडमली 300 सेलेक्ट कर लिए, मेरा पैनल बन गया, अब हर साल उन्हीं 300 से मैं डाटा लूंगा, ये पैनल सर्वे होगा। बात की समझ आ गई है। कोहर्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हर टाइम, हर दफा हम जो है वो नए लोग रैंडमली ले रहे होते हैं, जबकि पैनल के अंदर हमारे पास वही पॉपुलेशन होती है जो एक दफा हम छांटी कर लेते हैं, हम उससे बार बार, ये मैं आपको जो उसके लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में ही बता रहा हूँ।
फॉलो अप सर्वे क्या होता है? देखिए, मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन में गया और 2018 के अंदर, और वहां मैंने जो है ना वो एक वर्कशॉप जो है वहां अटेंड की उनकी। अब उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद उन्होंने, चूंकि वो वर्कशॉप हमारी जो थी वो थी अपनी तलाश के मुतालिक, उनकी किताब भी बाद में उसके ऊपर आ गई थी शाह साहब। अच्छा, अपनी तलाश के ऊपर थी। अब उन्होंने उसके वर्कशॉप के कुछ अर्सा बाद दोबारा हमें फॉलो अप के लिए बुलाया कि क्या वो जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को जांचने की जो वर्कशॉप आपने की थी, अपनी शख्सियत, अपने प्रोफेशन को क्या किस चीज़ में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह। तो उस वर्कशॉप के बाद हम अब देखना चाह रहे हैं कि क्या अब जो है वो आप अपने आप को तलाश करने के अंदर क्या अपने गोल्स क्लियर करने के क्या आप हो गए हैं, या अभी स्टिल कंफ्यूज है। यानी अब उन्होंने उसकी दोबारा फॉलो अप के लिए रखा। इसी तरह जो तीन चार जब मैंने वर्कशॉप ले ली तो उसके बाद फिर उन्होंने की वर्कशॉप हुई कि तीन चार वर्कशॉप के बाद जिसके अंदर वो था कि हाउ टू प्लान द ईयर कैसे प्लान करना है और वगैरह। अब उन्होंने दोबारा मुझे जो है वो कहा कि सर आपको फॉलो अप के लिए फलां इवेंट, यानी वो पेड थे पहले वाला सेशन, ये फ्री सेशन है, आप इसके अंदर ज्वाइन करें और आपकी अब तक की जो लर्निंग है वो आप देख सकेंगे कि आप ने क्या सीखा क्या नहीं। अब फॉलो अप होता है किस चीज, आप अपने पास स्टूडेंट को कुछ चीज समझाते हैं, उससे कहते हैं कल मैं आपसे फॉलो अप लूंगा, मैं परसों आपसे फिर फॉलो अप लूंगा, यानी आपसे दोबारा पूछूंगा कि क्या वो चीज आपको उस बार हुई है कि नहीं हुई जो भी था। तो ये होता है फॉलो अप सर्वे। बात की समझ आ गई है? ये तीन तरह की जो हमने चार तरह बात की है, ट्रेंड, कोहरेंट, पैनल एंड फॉलो अप सर्वे। इनके अंदर किसी कोई मसला या सर्वे स्टडी के अंदर कोई मसला है किसी को? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर, कोई मसला ओके। नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अब देखें, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है उर्दू में हमारे पास? मुशाहिदा करना, किसी चीज के बारे में जांचना और मुशाहिदा करना। अब मुशाहिदा हमारे आम लफ्जों के अंदर इसका मतलब ये बनता है ना कि आप कहीं पे किसी के पास कोई क्लास है, क्लास के अंदर टीचर के पढ़ाने को आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। आप क्लास में बैठे हैं और उस अपने स्टूडेंट जो अपने आपके जो वहाँ पे तालिब इल्म है, जो अपने कुलीग्स या फेलोज हैं, आप उनके रवैये को देख रहे हैं, उनकी पढ़ने को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इन कुछ चीज़ों को। अब इसी को या कहीं पे भी आप देखें, हम अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई भी बात करते हैं तो आप 100% अंडर ऑब्जर्वेशन है कि ये बंदा क्या क्या बातें कर रहा है, किस तरह के। और जब वो आप एक एक्सीड लाइन क्लास क्रॉस करते हैं रियासत की, तो रियासत फिर आपको उठा के ले जाती है। तो अब ये मतलब है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपको आप के अंदर घुल मिल के आपको कभी बता के और कभी बगैर बताए आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो मेथड होगा। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द रिसर्च टेक्निक वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट ऑन गोइंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सिचुएशन। नेचुरल सिचुएशन से मुराद ये होता है कि आप उस शख्स को बताते नहीं हो। देखिए, मुझे अगर कोई दोस्त कहे कि सर मैं ना आप एक जो है वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ, मेरी प्रॉपर ड्यूटी है, क्या मैं नेचुरल उसके सामने परफॉर्म करूंगा? मैं, क्योंकि मैं नेचुरल परफॉर्म नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मैं वहां पे कुछ नया पेश करूंगा। और जैसे मजाक में वो जो है ना, लव मैरिजेस नाकाम हो जाती हैं अक्सर। अब उसमें क्यों होती हैं कि जब वो शादी से पहले वो मतलब लड़की लड़का बात करते हैं, तो लड़का जो है वो उसको एक अलग सी दुनिया से ख्वाब दिखाता है, और लड़की इंतहाई अच्छी, और वो बताती है मैं इतना ही काम करती हूँ, मैं फलां फलां सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ है। और वो अपने आप को दोनों आइडियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि मुझे उसके सामने अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है और वो जानता है मुझे उस। अब शादी हो जाती है, शादी के एक दो दिन तो चल बेतकल्फी चल गई, लेकिन आपके अंदर आप 10 बजे उठते हैं, आप घर में कोई काम नहीं करते, आपको कोई सेंस नहीं है इस चीजों की। अब ऐसे के अंदर आपको कौन इतने टाइम बर्दाश्त करेगा? रियल लाइफ में तो जो है वो इतनी चीजें नहीं मतलब बर्दाश्त करता। तो ये वाली यानी कि समझे कि ये ऑब्जर्वेशन है कि नेचुरल फिनोमेना में नेचुरल वे के अंदर ऑब्जर्वेशन तो तभी हो रही है जब शादी के बाद है, पहले तो नेचुरल के अंदर नहीं होगी ना। तो नेचुरल से हमारा जब अगले बंदे को ना पता हो, या जैसे कहते हैं ना कि किसी बंदे से कारोबार के उसके साथ खाना खा लें, उसके साथ सफर कर लें, आपको उसकी साइकोलॉजी का पता चल जाएगा। उसके साथ मामलात करने से, लोगों की पहचान उनके साथ मामलात करने से होती है, पता चलता है कि कितना है। बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं सम टाइम वो, और जब उनके साथ फाइनेंशियली मैटर्स होते हैं तो उसके बतावा करता हूँ कि यार इनके साथ मैं नहीं चल सकता, ये मेरे मिजाज के लोग नहीं हैं। और फैमिली के साथ जब ताल्लुक पड़ता है तो पता चल जाता है कि यार ये हमारे मिजाज के नहीं है। तो बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन ही होती है, वो मुशाहिदा होता है जो हम एक नेचुरल वे के अंदर सिचुएशन के अंदर कर रहे होते हैं कि क्या हम इसके साथ लॉन्ग टर्म पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते।
अच्छा, ये कब करते हैं? व्हेन द गोल इज टू इवेलुएट एन ऑन गोइंग बिहेवियर प्रोसेस इवेंट सिचुएशन, जब हम किसी शख्स के बिहेवियर को, किसी इवेंट्स को, किसी सिचुएशन को नेचुरल वे के अंदर जानना चाह रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। या व्हेन देयर आर फिजिकल आउटकम दैट कैन बी रेडीली सीन, जब कोई हमने कोई फिजिकल आउटकम किसी चीज को, कोई मैंने पहले ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसकी आउटकम निकलती है, यानी मैंने पहले कोई बच्चों को कोई चीज पढ़ाई है, अब मैंने उसके बाद देखता हूँ बच्चों की उसको आउटकम उसके मुतालिक कैसी है, वो देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जो है वो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, स्ट्रक्चर्ड भी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन ये होती है कि देखें, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ऑब्जर्व करने के अंदर मैंने ना, जैसे मैं अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, और मैंने एक चीज, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्या टीचर को बोलना आता है, क्या टीचर लेसन तैयार करके आता है, क्या टीचर की पर्सनैलिटी जो है वो अपनी ड्रेसिंग सेंस और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्या टीचर जो है वो अग्रेसिव तो नहीं होता, टॉन्ट तो नहीं करता हर हर बात पे स्टूडेंट्स को, क्या टीचर जो है वो सिंसियर है, मुखलिस है अपने सब्जेक्ट के साथ। सब ये मतलब मैंने एक कुछ लिखी हुई चीजें, और जैसे जैसे मैं उन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ मैं टेक कर जाता हूँ, यस 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 यस। ये होगा स्ट्रक्चर होगा। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली exactly क्या चीज जाननी है, यानी एग्जैक्टली exactly कौन सा पॉइंट मुझे जानना है वो नहीं पता, बस मैं उसके करीब होता हूँ और उसकी मुकम्मल शख्सियत को देखता हूँ, ठीक है। और मैं मतलब उसको, उसके मैनर्स को देखता हूँ, उसकी सेंसेस को देखता हूँ, उसके देखता हूँ कि कब कैसे किसके साथ कैसे बिहेव करता है, इसकी लाइफ कैसे गुजर रही है। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड है, मुझे जो जो मिलता है मैं कर लेता हूँ, यानी मैं चूंकि अब क्या पता नहीं है, बदल अब नहीं है। मैं पहले ना जो मजहबी जमातों के जलसे हुआ करते थे बड़ा जाता था, और जब भी पता चलना कि फलां मौलवी इधर बड़े शहर से आया है, फलां से आया है, तो जाता था। अच्छा, अब वो जो है ना, मैं अक्सर नोट करता था कि वहां पे एजेंसियों के लोग होते थे, वो जो है वो जब भी कोई ऐसी बात करते जिसको हम कह सकते हो अग्रेसिव हो के मौलवी, तो वो ना अपनी कॉपी निकाल के उसके ऊपर लिख लेते थे, और प्रॉपर उनके पास काफी पेंसिल होती थी, पता चलता था कि ये लोग जो है वो नहीं है, आम पब्लिक से नहीं है, ये जरूर एजेंसियों के लोग हैं जो जिनको इसको मुआयना करने के लिए भेजा गया है। अब वो उनकी जो बातें हैं वो वहां पे नोट कर रहे हैं, जो भी बात हो, जो भी उनको लगती है ऐसी तो एक जो भी उनकी बात ऐसी कुछ लगती है वहां पे लोगों के मुतालिक वो लिखते लेते हैं, स्ट्रक्चर होगा। और जब अगर वो कोई चीज प्रॉपर लिख के आती हैं तो वो फिर उसको टेक करते जाएं, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, इसके तरीके भी हमारे पास को तीन तरह के हैं। पहला है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम घर के लिए, मैं अब करता हूँ, मतलब जैसे मैं प्लानिंग करता हूँ, और कोई दिन प्लानिंग के बगैर नहीं होता। अब उस प्लानिंग के अंदर मैंने जो है ना, आज के दिन के जो है वो 60 के करीब काम लिखे हुए हैं। छोटे छोटे काम है 60 के करीब ना, मतलब ये वीडियो सुननी है, ये फलां बच्चे को पढ़ाना है, फलां का जो मैंने ये काम करना है, फलां का ये काम करना है। अब वो 60 तरह के काम मैंने लिखे हुए हैं आज के दिन के लिए। अब वो जो जो करता जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था कि मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और फलां वजीफा करना है, कर लिया। मैंने फलां सिपारे की रेसिटेशन करनी है, कर लिया। मैंने फलां जो है वो तस्बीहात करनी है, कर ली है। मैंने फिर क्लास को पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने के बाद चेक कर लूंगा। क्लास को मैंने डाटा शेयर करना है, ओके टिक हो गया। अगला नेक्स्ट लेसन को तैयार करना है, हो गया। कॉलेज जाने की तैयारी करनी है, हो गया। अब ये मेरी एक डिटेल लिखी हुई है कि जो मैं जो है वो लिखा हुआ है कि मैंने ये काम आज के दिन करने हैं। जैसे जैसे मैं वो करता जा रहा हूँ मैं टेक करता जा रहा हूँ कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो अपनी स्पीड को फास्ट करता जाता हूँ, मोटिवेशन मिलती है मुझे। अब ये चेक लिस्ट होता है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ के मतलब वो जो जो बिहेवियर आपने लिखे हुए हैं किसी चीज़ के हवाले से, आप उसके बाद टिक करते हैं कि वो है, वो चीज़ है कि नहीं है। तो ये नॉमिनल सी कैटेगरी है। तो इस तरह आप देख लेंगे, समझ लेंगे। अच्छा, उसके बाद है आपके पास रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का आपको बड़ा बखूबी अंदाजा होगा कि किसी चीज के बतौर, जैसे आप होता है ना वो प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करते हैं, या आपने एचबीएल की ऐप डाउनलोड किया है, जब उसको लॉग इन करती है ना, तो एचबीएल कहता है कि आप हमें रेटिंग दें, आप हमारी ऐप से कितना मुतमईन है। आप जाते हैं वहीं पे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है, आप वहां पे उसको 5 स्टार देते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं। अब ये रेटिंग स्केल होता है, यानी किसी चीज को आप कितने, जैसे आज हमारा लिकट स्केल जो हम यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अब ये वाला रेटिंग स्केल ही है कि हम उसको दे रहे हैं पहले। या जैसे आप जैज को कॉल करें, जैज वालों को हेल्पलाइन पे, उसके बाद कहते हैं कि सर हम अभी आपको मैसेज करेंगे, आपका उसका रिप्लाई फ्री होगा, आप जस्ट बता दीजिएगा आप हमारी कॉल से कितना मुतमईन है। तो आपको मैसेज में क्या मिलता है वहां पे, मिलता है कि अगर आप हमारी कॉल से मुतमईन थे, जो आपने सर्च लेनी थी,
तो आप जो है वो 1 से 10 तक कोई रेटिंग दे, नंबर लिखें। एक जो है वो हाईएस्ट है और 10 जो है वो 10 जो है वो हाईएस्ट की है। यानी अगर आप हमसे 100% मुतमईन है तो 10%, अगर बिल्कुल मुतमईन नहीं तो 1, और इसके दरमियान जिस तरह आप कर दो। तो ये देना, ये वाला हमारे पास रेटिंग स्केल आता है। ये बात की समझ आ गई सबको? उसके बाद आता है तीसरा, कोडिंग शीट। अब कोडिंग शीट ना हमारी बेसिकली हमें फैसिलिटेट करने के लिए है कि चीज़ों को मुतालिक ना, अब सम टाइम हमारे पास टाइम कम होता है, और हर दफ़ा ना चीज़ें लिखनी हमारे लिए ना बड़ा टाइम लगता है। जैसे देखें ना, आप लोग जब स्टडी के दौरान कभी आप नोट्स बनानी हो, और इधर से नोट्स बड़े, आप उसके क्या करते हैं, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाते जाते हैं। या देखें जब आप अदालतों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हर अदालत के जो जज के पास एक रीडर बैठा होता है, जो शॉर्ट हैंड वाला। अब वो जैसे जज इतनी स्पीड के साथ बोलता जाता है और जज की तमाम गुफ्तगू वो जो है वो रीडर लिखता जाता है। अब जज की स्पीड, जज के बोलने के साथ, या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जो है वो अब आप सब लोगों को पता है कि हमारी अदालतें 100% कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है, यानी अदालतें जो है वो महकूम हैं, अदालतें आज़ाद नहीं है। अब ऐसे के अंदर जो दूसरे अपोजिट जो जो वहाँ पे जो फरीकैन हैं, जो वहाँ पे अदालत के अंदर केस करते हैं, अब अगर तो एक तो काम ये है कि वो हिम्मत छोड़ दे और कहें कि हम अदालतें जाते ही नहीं, तो बिल्कुल 100% कंप्रोमाइज है। दूसरी ये है कि अदालत में जाके अपने दलाइल पेश करते हैं, और दलाइल पेश जब करते हैं तो जहरी बात है, उनकी हर बात जब वो जज के सामने कर रहे हैं तो वो शॉर्ट हैंड में बैठा बंदा जो है वो लिख रहा है उनकी हर बात को। और वो भी यही चाहते हैं कि चाहे फैसला हमारे हक में ना हो, कम अज कम उस अदालती कार्रवाई के अंदर हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो हो जाए कि हमने ये वाले दलाइल पेश किए थे। और दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज कोई नहीं है। दुनिया में सिर्फ कानून होता है, इंसाफ कोई नहीं होता। मतलब कानून क्या है कि अगर आपने कत्ल किया है, लेकिन आपके पास सबूत हैं, आपने आपने अच्छा वकील कर लिया है, आप ये साबित कर देते हैं वहां पे कि मैंने कत्ल नहीं किया, जज को 100% पता है कि आपने किया है, लेकिन जो दलाइल वहां पे दिए गए हैं उससे कोई हमें शुबा नहीं मिल रहा, दलाइल इतने जबरदस्त थे कि उसने साबित किया उसने कि इसने कत्ल नहीं किया, तो जज कुछ भी नहीं कर सकता, वो जानते हुए भी कि उसने देखा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें जो है ना जो हमारी यानी को लिखी जा रही होती है एक लैंग्वेज के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर, तो समझ लें कि कोडिंग शीट के तरह ही है। जैसे आप कोई कहीं पे लिख रहे हैं ना, कि बात कहीं और चली जाएगी, कि आप देखिए कि कहीं पे मेल फीमेल आ रहे हैं, आप मेल की जगह पे एम लिख देते हैं, फीमेल की जगह एफ लिख देते हैं। कहीं पे कोई आप जो है वो देखते हैं किसी करेक्टर के, जैसे आप ग्रेडिंग देख लें, किसी बंदे ने 80% नंबर लिए तो हम लिख देते हैं A B C। अब ये बेसिकली कोडिंग हो रही है, यानी एक बड़ी स्टेटमेंट को, बड़ी बात लिखने के हम ये वाली छोटा से कोड सूरत के अंदर कुछ लिख लेते हैं, अपने मसले को आसान कर कोडिंग शीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने दो तरह की कोडिंग, ये एक दूसरी राइट साइड पे देखें, तो फीमेल को मैंने एफ लिख दिया, मेल को मैंने एम लिख दिया, इंटरमीडिएट कोई और वर्ड जो है उसकी जगह पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास है दूसरी साइड, जी अल्फा बीटा गैम, अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास देखें कि अब मैंने वहां पे जब टिक कर लिया है, अब मैं बार बार कंटेक्ट मेंटेनिंग के नीचे मिसाल के तौर पे मैं लिखता, हाँ जी कंटेंट मेंटेनिंग उसने ठीक की है, उसने फलां किया है, फलां किया है, मैंने उसकी बजाय मैंने जो कॉलम बना लिया और टिक कर दिया उसके नीचे, एक कोडिंग हो गया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास कोडिंग के बारे में, जैसे ये भी होता है, हाँ जी स्टूडेंट, टीचर ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, वो स्टूडेंट ने आंसर किया है, स्टूडेंट SR हो गया। ठीक है, टीचर ने बच्चे की प्रेज की है, TP हो गया। टीचर जो है वो किसी के बच्चे डिसरप्टिव बिहेवियर था, उसके DI हो गया। अब यानी मतलब मुख्तलिफ जो है वो हम एक कोड कर लेते हैं, फलां को फलां चीज के साथ जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेना आसानी के लिए उसे कोडिंग स्केल कहते हैं। इस बात की सबको समझ आ गई? ऑब्जर्वेशन में किसी कोई मसला है? ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी हम पहले चैप्टर के अंदर, वो असेसमेंट एवेल्यूएशन के चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको आगे जो है वो कर रहा हूँ। हमारे पास 8 मिनट सर रह ये गए हैं। पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसमें आपने डिस्कस की या नहीं सर? सर हमारा ना एक टॉपिक आगे आना है, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक जब चैप्टर शुरू होगा ना, उसके अंदर हम रिसर्च की जो ऑब्जर्वेशन है इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ें। अभी ऑब्जर्वेशन को सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कोवर्ट, ओवर्ट, तो ये सारी चीजें जो है ना मैं उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो तकरीबन 40 के करीब स्लाइडें हैं, बहुत डिटेल के अंदर बात जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर वो आगे बात होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव ओके सर, रिसर्च के थैंक यू अंदर। सर।
हाँ बिल्कुल, ये वाला टॉपिक जो है इसको मैंने सर्वे के साथ जोड़ के ना, वो अपना डिस्क्रिप्टिव के साथ मैंने इसको समाल सा किया हुआ है बताने के लिए। जो डिटेल के अंदर उसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी, वो डिटेल के अंदर जो बात हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फर्दर टॉपिक के अंदर, जब मैं इंटरव्यू पढ़ाऊंगा और साथ में जो है वो ये भी ऑब्जर्वेशन भी पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये टाइम, हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं। ये सैम्पलिंग बड़ा आसान सा टॉपिक है, अगर आप समझते हैं जरा मुझे बता दें, क्या सैम्पलिंग मैं 7 मिनट के अंदर आसान लफ्जों में पढ़ा दूं, या प्रॉपर इसके ऊपर पूरा लेक्चर होना चाहिए? ये क्योंकि 40 के करीब स्लाइडें हैं, अभी अगर मैं 7 मिनट में पढ़ाऊं तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे सकूंगा। फिर बाद में पढ़ाए सर। ओके, क्योंकि इसके अंदर ना जो सैम्पलिंग है हमारे पास अभी, सिर्फ बात प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी की नहीं है कि उनके चार चार टाइप है, बल्कि उससे पहले सैंपल यूनिट क्या होता है, ये सैम्पलिंग क्या होती है, एक एक चीज जो है ना वो करने वाली है। तो इसके ऊपर हम जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, साइज ऑफ सैंपल क्या होता है, बजटरी कंस्ट्रेंट, रिसर्च सैम्पलिंग के अंदर कौन सी। तो फिर हम बाद में ये सैम्पलिंग की टाइप्स और एक एक, अगर एक नए तरीके से पढ़ाऊँ, नए तरीके से समझिए, डिटेल के अंदर पढ़ाऊँ, तो फिर एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरव्यू देना हो तो फिर। ठीक है, हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी ओके कोई सर। सवाल है आपका किसी का? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह खैर।